हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed about 50 most important question answers. That was our part A. So today we are here to discuss next most important 50 question answers. That is your part B. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ टैग्स दे रखे हैं और उन टैग्स के आपको फुल फॉर्म बताने हैं। सो द टैग्स दे हैव गिवन यू आर LI, A, V-Link, BR, PHR, OL। आई थिंक आपको इन सब के बारे में पता ही होगा, इनकी फंक्शनैलिटी पता होगा। तो फंक्शनैलिटी अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली इनके आपको फुल फॉर्म्स भी पता ही होंगे। बट लेट्स सी कि ये क्या हैं, देख लेते हैं फिर भी एक बार इनको। सो द फर्स्ट वन LI इज इट स्टैंड्स फॉर योर लिस्ट आइटम। सेकेंड A tag, it is for anchor. Third, V-Link, it stands for your visited link. BR stands for break. Fifth, P tag, it is for paragraph. Sixth, HR, it stands for horizontal rules. And last, OL, it stands for your ordered list. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ थोड़े से ही टैग्स मेंशन किए हैं, लेकिन आप सारे टैग्स की एक बार फुल फॉर्म याद जरूर कर लीजिएगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हेयर यू हैव टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दीज 3 टर्म्स, दैट इज न्यूज ग्रुप्स, सर्वर एंड www। So the news groups when we talk about is what? An online community बुलेटिन बोर्ड। एक ऑनलाइन कम्युनिटी का बुलेटिन बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड वो होता है जहाँ पर कि हर लेटेस्ट न्यूज़ डिस्प्ले की जाती है। तो ऐसे ही न्यूज़ ग्रुप्स में कोई भी अगर लेटेस्ट टॉपिक है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा मैसेज है जिसके बारे में आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। वेयर यूजर्स कैन पोस्ट मैसेजेस, जहाँ पर यूजर्स अपने मैसेजेस को पोस्ट कर सकते हैं। पोस्टेड मैसेजेस जो होते हैं उनके ऊपर अपने रिप्लाई दे सकते हैं, अपनी आइडियाज शेयर कर सकते हैं। और जस्ट रीड देम, अगर वो आइडियाज शेयर नहीं करना चाहते या अपने ओपिनियन शेयर नहीं करना चाहते तो ओनली रीड देम, आप केवल उन्हें सिर्फ पढ़ भी सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड मैसेजेस आर नोन एज थ्रेड्स। वो ग्रुप्स जिसमें कि जो मैसेजेस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उसको हम थ्रेड कहते हैं। ये आपने अपने मोबाइल फोन्स में भी देखा होगा कि अगर एक ही चीज से रिलेटेड आपके पास मैसेजेस आ रहे होते हैं तो वो एक ही जगह कलेक्ट होते रहते हैं। सेकेंड इज सर्वर। सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट हैज सर्वर सॉफ्टवेयर। सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सर्वर सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि उसके अंदर हम एक सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं। और इसकी मेन जॉब क्या होती है? टू शेयर रिसोर्सेज फॉर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के लिए अपने रिसोर्सेज को शेयर करना। देन थर्ड इज www। इसकी फुल फॉर्म आप सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स है जो कि अलाउ करता है मल्टीमीडिया फाइल्स को कि वो क्रिएट की जा सकें, उनको डिस्प्ले कराने में मदद करता है और यहाँ तक कि उसे नेट के साथ लिंक करने में भी मदद करता है। क्वेश्चन 3, हाउ इज SMS डिफरेंट फ्रॉम MMS। जो आपका SMS होता है वो MMS से डिफरेंट कैसे होता है? ये दोनों ही बहुत कॉमन टर्म्स हैं यहाँ, यानी कि ऑडियो और वीडियो चीज़ से पहले भी आपके मोबाइल फोन्स में जो सबसे पहले फैसिलिटी आई थी वो SMS और MMS की आई थी और बहुत ज़्यादा ये यूज़ में थी। तो SMS और MMS दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं? जब हम SMS की बात करते हैं तो SMS मीन्स शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसके ज़रिए आप शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस जिसमें कि 160 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं वो आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कहीं पर भी भेज सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट MMS, इट इज़ नोन एज योर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इंक्लूड डिफरेंट मीडियाज लाइक योर इमेज और पिक्चर,
ऑडियो और वीडियो ओवर द मोबाइल फोन्स। यानी कि MMS के जरिए आप इमेजेस, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो भेज सकते हैं मोबाइल फोन्स की मदद से, और SMS में आप शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन CC एंड BCC यूज्ड इन ईमेल मैसेजिंग। ईमेल मैसेजिंग में हम लोग बहुत कॉमनली CC और BCC का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा जब भी आप एक ईमेल मैसेज खोलते हैं तो आपके पास CC और BCC का ऑप्शन होता है। तो ये दोनों आखिर हैं क्या, हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है। So whenever we are talking about an email message, CC field is used to send carbon copy of email message to multiple recipients। अगर हमें बहुत सारे रेसिपिएंट्स को कोई एक मैसेज भेजना है तो उसके लिए हम CC यानी कि कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। एंड BCC field is used to send same mail message to multiple recipients without letting them know that same message has been sent to some other persons also। और जब हम BCC का इस्तेमाल करते हैं तो ये होती है आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ये भी CC की तरह ही इस्तेमाल होती है, यानी कि एक ही मैसेज को मल्टीपल रेसिपिएंट्स के पास पहुंचाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेजते तो हैं मैसेज, लेकिन दूसरे रेसिपिएंट्स को ये पता नहीं लगता कि ये जो मेल हमारे पास आई है ये और किस किस पर्सन को भेजी गई है। लेकिन CC में हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारे अलावा ये मेल किस किस तक पहुंचाई गई है। Question 5. What advantages do online sources offer over traditional media? Traditional media के कंपैरिजन में जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं वो आपको कौन से एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं? So online sources are providing you with several advantages and they are: first, reach. Internet has made its reach in very nook and corner। इंटरनेट ने अपनी जो पहुंच है वो हर जगह तक पहुंचा दी है, हर कॉर्नर पे, हर पॉसिबल एरिया में। यहाँ तक कि ऐसे भी एरियाज जहाँ पर इम्पॉसिबल था पहुंचना, वहां तक इंटरनेट आज पहुंच चुका है। सेकेंड, असेसिबिलिटी। कोई भी पर्सन जिसके पास कंप्यूटर हो इंटरनेट से जुड़ा हुआ, वो आज कुछ भी एक्सेस कर सकता है। थर्ड, यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी के लिए हमें किसी भी तरह के स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए होते, आप जैसे चाहें उस तरीके से इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ, रिसेंसी। लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी नई खबर होती है वो आपको फौरन नेट के ऊपर मिल जाती है, और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल हो जाती है। फिफ्थ, परमानेंस। ए न्यूज़पेपर कांट बी एडिटेड वंस प्रिंटेड। ये हमें पता है कि अगर एक बार कोई न्यूज़पेपर छप गया तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते, लेकिन एक ऑनलाइन सोर्स आप जब चाहें तब एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया क्या है? एनी फॉरम यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी फॉरम जिससे के जरिए हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, न्यूज और ओपिनियन शेयर करते हैं, दैट इज accessible by many users. It means many users are able to use that particular forum, such as your group websites, blogs, forums and social networking websites. So all these are coming under your social media. Question 7. Consider the following HTML statement। यहाँ पे इन्होंने आपको ये एक HTML statement दी है, ठीक है, यानी कि बॉडी टैग के अंदर आपको उसके एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं इन्होंने, BG कलर, A लिंक और V लिंक। इन द अबव स्टेटमेंट व्हाट डू यू मीन बाय A लिंक एंड V लिंक? तो ये जो अबव स्टेटमेंट है इसके अंदर A लिंक और V लिंक क्या है, यू हैव टू टेल द मीनिंग और यूसेज। सो A लिंक स्टैंड्स फॉर योर एक्टिव लिंक, जबकि V लिंक आपका विजिटेड लिंक के लिए जाना जाता है। When the cursor is positioned on the hyperlinked text, जब हम एक hyperlinked text के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं, the color specified in A link attribute is seen। तो यहाँ पे A link attribute में हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो ये रेड कलर हमें उस hyperlinked text के ऊपर दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो कलर जो है वो चेंज हो जाता है और किस में बदल जाता है, आपका V link एट्रीब्यूट में, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन 8, कुहू हैज लर्नड हाउ टू डू ऑनलाइन बैंकिंग। कुहू ने सीखा है कि ऑनलाइन बैंकिंग कैसे की जाती है। नेम एनी 2 प्रिकॉशंस दैट शी शुड टेक टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड। तो आपको कोई ऐसे 2 प्रिकॉशंस बताने हैं जो कुहू को लेने चाहिए जिससे कि वो अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सके। सो द 2 प्रिकॉशंस दैट कुहू शुड टेक आर:
फर्स्ट, डो नॉट शेयर यूजर आईडी एंड पासवर्ड विद एनीवन। ये मैं आपको बहुत पहले से बताती आ रही हूँ कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपको किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। सेकेंड, अवॉइड डूइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम साइबर कैफे। साइबर कैफे से या किसी पब्लिक प्लेस से आपको ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू will never know who is the person besides you that is going to take out your all information. Question 9. What is the meaning of backup? Backup का meaning क्या है? What are the types of data backup? कितने तरह के data backup होते हैं? Backup is a process of making an extra copy of data on a computer. बैकअप क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग डाटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाते हैं कंप्यूटर के ऊपर एंड स्टोर इट इन ए डिफरेंट लोकेशन ऑन कंप्यूटर और इन एन एक्सटर्नल डिवाइस, और बाद में उस एक्स्ट्रा कॉपी को जिसको हमने बनाया है उसको या तो कंप्यूटर के ऊपर किसी दूसरी लोकेशन में सेव कर देते हैं या फिर किसी एक्सटर्नल डिवाइस में। एक्सटर्नल डिवाइस जो कि आप अलग से अटैच करते हैं अपने सिस्टम के साथ। There are two types of data backup. दो तरह के data backup होते हैं. First is your full backup and second is differential backup. Question 10. How does a virus affect your computer? Virus जो है वो आपके कंप्यूटर को कैसे affect करता है? So what virus is? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए काम में लाया जाता है। After virus code is written, it is buried within an essential program. जब एक वायरस कोड को लिखा जाता है तो उसे लिखने के बाद हम उसे एक असेंशियल प्रोग्राम के साथ अटैच कर देते हैं। वंस द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, और जब आप वो असेंशियल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट रन कराते हैं अपने सिस्टम में, तो वायरस कोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और अपनी कॉपीज को दूसरे प्रोग्राम्स के साथ जोड़ देता है। क्वेश्चन 11. What are the primary interest of online attackers in spyware? Spyware में जो online attackers होते हैं उनका main interest क्या होता है? So the primary interest is using it to steal personal information. Personal information को steal करना जिससे कि वो financial crimes कर सकें, जैसे कि आपके कार्ड की डिटेल्स चुरा लेना, आपकी आइडेंटिटी को चुरा लेना, या फिर उस इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन को बेच देना जिससे कि बाद में जो दूसरा पर्सन है जिसने कि उसको खरीदा है वो और ज्यादा फाइनेंशियल क्राइम्स आगे कर सके। क्वेश्चन 12. गिव वन वर्ड आंसर। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनके आंसर आपको वन वर्ड में बताने हैं। So first is another name for junk mail. So when we are talking about junk mails are known as your spam. So the another name that we are going to give it is spam. Second, it is doing business online. जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं ई-कॉमर्स। थर्ड, इट इज़ द क्राइम कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। कंप्यूटर्स और इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो भी क्राइम हम करते हैं दैट इज नोन एज योर साइबर crime. Fourth, the programmer that breaks into secure systems with non-malicious intentions. वो प्रोग्रामर जो कि आपके सिस्टम में एंटर करता है और किसके साथ? नॉन मेलिशियस इंटेंशन, यानी कि उसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती आपके लिए, दैट इज नोन एज योर हैकर। फिफ्थ, टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर। ऐसा मालवेयर जो कि कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है और बाद में यूजर की परमिशन के बिना वो उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, दैट इज नोन एज योर स्पाईवेयर। क्वेश्चन 13. लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैकअप। ऑनलाइन बैकअप के दो एडवांटेजेस यानी कि बेनिफिट्स आपको बताने हैं। सो द बेनिफिट्स और यू कैन से एडवांटेजेस आर बाय हैविंग योर डाटा स्टोर्ड ऑन अ रिमोट हार्ड ड्राइव। जब आप एक रिमोट हार्ड ड्राइव पे अपना डाटा स्टोर कर देते हैं, यू रन लिटिल एज देयर इज नो रिस्क ऑफ लूजिंग योर डाटा। ठीक है, तो आपको बहुत कम परेशान होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम रिस्क होता है कि आपको अपना डाटा लूज करना पड़ेगा। किस वजह से? फायर, थेफ्ट या कोई भी डिजास्टर की वजह से। सेकेंड इज नो हार्डवेयर इज नीडेड टू मेंटेन और रिपेयर द बैकअप। अगर आपको बैकअप को रिपेयर या मेंटेन करना है, फॉर दैट यू डोंट नीड एनी हार्डवेयर, उसके लिए आपको कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए होता। क्वेश्चन 14. राइट डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन बैकअप एंड ऑफलाइन बैकअप। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बैकअप,
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो ये दोनों होते क्या हैं? When we talk about online backup, you don't have direct control over your data. आपके डाटा के ऊपर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, जबकि ऑफलाइन बैकअप में जो डाटा होता है वो टोटली आपके कंट्रोल में होता है। इफ़ यू हैव अ फायर थेफ्ट और एनी अदर इशू, अगर ऑनलाइन बैकअप के केस में आपके पास कोई भी फायर थेफ्ट या कोई भी दूसरा इशू हो जाता है तो आपको अपने डाटा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऑफलाइन बैकअप में क्या होता है, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है, कोई भी इशू क्रिएट हो जाता है, तो उस समय जो भी आपका बैकअप है वो डैमेज हो सकता है। देयर आर चांसेस। क्वेश्चन 15, अमित इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अमित ने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिससे कि वो अपने कंप्यूटर से सारे वायरसेस को रिमूव कर सके। फर्स्ट, व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? सो यू कैन से दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट मैलिशियस प्रोग्राम्स। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो कि किसी भी तरह के मैलिशियस प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करता है या तो उनके ऊपर एक्शन लेता है या उनसे आपके सिस्टम को बचाता है। एंड द मैलिशियस प्रोग्राम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर योर वायरसेस एंड वर्म्स। सो what antivirus software do? It either deactivates or delete your malicious programs. Second is name two actions performed by an antivirus software. एक antivirus software के द्वारा जो दो एक्शन लिए जाते हैं वो आपको बताने हैं। So the first one is scanning email messages and their attachments. कोई भी email मैसेज को ओपन करने से पहले उसको स्कैन करना, अगर उसमें कोई अटैचमेंट है तो उसको भी स्कैन करना। सेकेंड, स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग फाइल्स और फोल्डर्स को अच्छे से स्कैन करना, उनको चेक करना। सो वट एवर द फाइल्स आर देयर ऑन योर सिस्टम दे शुड बी चेक्ड, जिससे कि ये चेक किया जा सके कि कोई भी फाइल जो है वो आपकी इन्फेक्टेड नहीं है। क्वेश्चन 16, व्हाट इज एनक्रिप्शन ऑफ डाटा? एनक्रिप्शन ऑफ डाटा से आप क्या समझते हैं? सो एनक्रिप्शन इज रेफरिंग टू स्क्रैम्बलिंग ऑफ डाटा इन सम एनकोडेड फॉर्मेट। डाटा को इस तरीके से स्क्रैम्बल कर देना कि वो एक एनकोडेड फॉर्मेट नजर आए। एंड व्हाई इट इज डन? सो दैट इट मे बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, जिससे कि उसे नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट किया जा सके। एंड द पर्सन्स हु आर देयर टू स्टील योर डाटा दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। क्वेश्चन 17, डिफाइन द TH एंड TR टैग्स। इन दोनों को आपको डिफाइन करना है। आर दीज टू टैग सिमिलर? क्या ये दोनों टैग सिमिलर हैं? इफ यस हाउ? अगर हैं तो कैसे? सो TH टैग स्टैंड्स फॉर योर टेबल हेडर। ये किस लिए इस्तेमाल में आता है? टू गिव हेडिंग्स टू द वेरियस कॉलम्स इन योर टेबल। हमारे टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं उन सबको एक पर्टिकुलर हेडिंग देने के लिए हम लोग TH टैग का इस्तेमाल करते हैं। TR टैग स्टैंड्स फॉर योर टेबल रो, और ये इस्तेमाल होता है आपकी कोई भी नई रो बनाने के लिए। देन इज आर दे सिमिलर? तो TH और TH टैग्स जो है वो सिमिलर नहीं होते हैं। तो अब ये सिमिलर नहीं होते तो ऑब्वियसली इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कुछ चेंज आता है तो आपको मैं एक ये नोट दे रही हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा कि TH टैग जो होता है वो TD टैग के जैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि TH टैग क्या होता है? वो एक डाटा सेल को डिफाइन करता है। ओके, जब डाटा सेल को डिफाइन कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज टेकन एज हेडिंग टू द कॉलम्स, ये कॉलम्स की हेडिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। दैट्स व्हाई द डाटा इनसाइड द TD टैग इज आल्सो इन बोल्ड फॉर्म। क्वेश्चन 18, व्हाई रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड? हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? समटाइम्स अ टेबल सेल इज बिगर देन अदर। कई बार क्या होता है कि एक टेबल सेल जो होता है वो दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा हो जाता है। इट्स स्पैन इज स्प्रेड टू मोर रोज एंड कॉलम्स, और उसका जो स्प्रेड होता है वो ज्यादा से ज्यादा रोज और कॉलम्स तक फैला हुआ होता है। तो ऐसे सेल्स को क्रिएट करने के लिए वी नीड द हेल्प ऑफ रो स्पैन एंड को स्पैन एट्रीब्यूट्स। तो हमें इन एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन 19, नेम द एट्रीब्यूट्स दैट आर यूज्ड टू डू द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको फंक्शनैलिटी दे रखी है, आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल में आता है। फर्स्ट, मर्ज टू और मोर रोज। अगर दो
या 2 से ज़्यादा रोज को आपको मर्ज करना है, फॉर दैट यू विल यूज रो स्पैन। सेकेंड, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल्स इन अ टेबल। तो बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए आपका एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। थर्ड, वर्टिकली अलाइन सेल कंटेंट। अगर वर्टिकली अलाइन करना है आपको सेल कंटेंट को तो उसके लिए होता है वी अलाइन। फोर्थ, मर्ज 2 और मोर कॉलम्स। तो जैसे अभी रोज का था वैसे ही अगर कॉलम्स का हुआ वी विल यूज कॉल स्पैन। फिफ्थ, सेटिंग द सेल विड्थ। सेल की विड्थ अगर आपको करनी है तो एट्रीब्यूट होगा आपका विड्थ। सिक्स, सेटिंग सेल्स बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज अगर आपको सेट करनी है यू विल डू बैकग्राउंड। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द नीड ऑफ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ऑफ फाइल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। दे आर नीडेड एज दे कनेक्ट अस टू द वर्ड। ये इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि ये हमें वर्ड के साथ जोड़ती हैं एंड हेल्प अस गेट डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द हैपनिंग्स इन एंड अराउंड अस। और हमें मदद करती है कि हमारे आसपास या हमारे कहीं पे भी कोई भी हैपनिंग अगर हो रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ला के देती है। इट हेल्प्स अस गेट अवर डिजायर्ड फाइल्स। ये हमें हमारी डिजायर्ड फाइल्स पाने में मदद करती है। दैट्स वाई दे आर वेरी यूजफुल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपलोडिंग की बात करें तो हम लोग अपनी फोटोज या फाइल्स को फेसबुक के ऊपर शेयर करते हैं। और डाउनलोडिंग, इंपोर्टिंग अ सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो इट मीन्स यू आर डाउनलोडिंग इट। क्वेश्चन 21, what happens on clicking the refresh or reload command on the web browser। वेब ब्राउजर पे अगर आप रिफ्रेश या रीलोड कमांड रन करवाते हैं तो क्या होता है। तो जब भी हम लोग रिफ्रेश या रीलोड बटन क्लिक करते हैं तो एक नया वर्जन उस डॉक्यूमेंट का लोड हो जाता है एट द सेम एड्रेस दैट इज इन द एड्रेस बार ऑफ वेब ब्राउजर। यानी कि वेब ब्राउजर में आपके जो एड्रेस दे रखा है सेम उसी एड्रेस पे उसी डॉक्यूमेंट का न्यू वर्जन लोड हो जाता है। क्वेश्चन 22, PJM बैंक हैज अ हेड ऑफिस बेस्ड इन बेंगलोर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ ये इसलिए नहीं दे रही कि सेम एज इट इज का एज इट इज पेपर में आएगा। ये इसलिए दे रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। सो PJM बैंक क्या है, उसका हेड ऑफिस है बेंगलोर में और बहुत सारी ब्रांचेस उसकी पूरे नेशन में फैली हुई हैं। द हेड ऑफिस यूजेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो हेड ऑफिस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करता है whenever it has to communicate with the branch managers. First, identify the requirements to be fulfilled by each branch for video conferencing. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर ब्रांच को पूरी करनी होती हैं। You have to tell about them. So the requirements are a fast, reliable internet connection, एक तेज और अच्छा चलने वाला इंटरनेट कनेक्शन हो, एक कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट होना चाहिए, हाई क्वालिटी वेबकैम्स होने चाहिए, यूनिफाइड कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस होनी चाहिए और एम्प्लॉय ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी कि किसी एम्प्लॉय को अगर नहीं आता कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाती है तो आप उसे ट्रेनिंग दीजिए। सेकेंड, डिस्क्राइब 3 बेनिफिट्स टू द बैंक ऑफ यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर रहा है you have to tell them about the benefits that they are getting. So the first one is allows conducting meetings with people at different locations across the globe. ये मदद करता है कि वो कहीं पे भी कैसे भी चाहे लोग कहीं भी अवेलेबल हों वो अपनी लोगों के साथ एक मीटिंग होल्ड कर सकता है। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। देन आइडियाज एंड नॉलेज कैन बी कम्युनिकेटेड वेरी क्विकली एंड ईजी। और बहुत ही आसानी और जल्दी से हम लोग दूसरे के आइडियाज और नॉलेज को दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। थर्ड, डिस्क्राइब 3 प्रॉब्लम्स दैट मे ऑकर व्हेन यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं there must be some problems that you have to face, so you have to here tell the problems that are there. The first is technical problems associated with transmission may arise. जो आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसकी वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड, द स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ वीडियो में फ्लक्चुएट। जो वीडियो की क्वालिटी है या स्टेबिलिटी या ठहराव है उसमें कुछ फर्क पड़ सकता है। डाटा लिंक में स्लो डाउन, और डाटा का लिंक कुछ स्लो हो सकता है।
क्वेश्चन 23, वाई इज ईमेल सो पॉपुलर ओवर कन्वेंशनल मेल? कन्वेंशनल मेल के कंपैरिजन में ईमेल जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? तो ये इसलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज इट सेव्स योर टाइम, क्योंकि ये आपका टाइम बचाता है, और ना केवल टाइम बचाता है बल्कि ये कन्वेंशनल मेल के कंपैरिजन में चीपर है, सस्ता है। क्वेश्चन 24, नेम 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपको 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि ISPs बताने हैं। So they are Reliance Jio, Airtel, BSNL, Hathway, Vodafone Idea, ACT FiberNet, etc. Question 25. What are the dangers associated with social networking? Social networking के साथ जुड़े हुए कौन से dangers हैं, कौन सी ऐसी problems हैं? So the dangers are, first, lack of anonymity. Social networking usually requires you to input your name, location, age, gender and many other types of personal information. जब भी आप सोशल नेटवर्किंग के ऊपर अपना अकाउंट बताते हैं तो वहाँ पर आपको अपना नेम, लोकेशन, एज, जेंडर और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी होती है, तो इस वजह से आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड, स्कैम्स एंड हैरेसमेंट। जब भी आप ऑनलाइन हैं इसका मतलब यू आर ऑलवेज एट ए रिस्क ऑफ फेसिंग केसेस। तो आप हमेशा एक ऐसे रिस्क में रहते हैं जहां पर कि आपको हैरेसमेंट, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन स्कैम्स या थेफ्ट आइडेंटिटी का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड, टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप नए हैं सोशल नेटवर्किंग पे, आप अभी प्रोसेस सीख रहे हैं कि कैसे सोशल नेटवर्किंग की जाती है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर यू। फोर्थ, द इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि भाई इंटरनेट पे हम बिल्कुल सिक्योर हैं, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट सिक्योर। लेकिन वाकई में इंटरनेट सिक्योर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको सोशल और ह्यूमन हैकर्स मिलेंगे जो कि वहाँ पर इसीलिए बैठे हैं सो दैट दे कैन स्टील योर पर्सनल अकाउंट, जिससे कि वो आपके पर्सनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन चुरा सकें। फिफ्थ, आइसोलेशन। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको आइसोलेशन नहीं देती हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल दी तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट नहीं रह जाती, इट इज़ टोटली पब्लिक। क्वेश्चन 26, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? एथिक्स से आप क्या समझते हैं? व्हाई इज इट नेसेसरी? ये ज़रूरी क्यों है? सो एथिक्स क्या है? क्लासिकल सेंस होता है दैट रेफर्स टू द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो कि एक इंडिविजुअल दूसरों के साथ करता है, उसको गवर्न करते हैं, मैनेज करते हैं। इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी एनवायरनमेंट इन कंप्यूटर रूम में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट रखने के लिए, टू मेक गुड रिलेशंस विद कोवर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, एंड टू इम्प्रूव द वर्किंग एफिशिएंसी, और वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ती है। क्वेश्चन 27, प्राइवेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। प्राइवेसी क्या है? प्रोटेक्शन है जो कि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को देते हैं, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन देते हैं। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू अ कंपनीज पॉलिसीज ऑन द यूज़ ऑफ यूज़र डाटा। ये कंपनी की पॉलिसी से जुड़ा हुआ होता है जिसमें कि वो ये बताते हैं कि यूज़र का डाटा किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। वाई इज़ द अबव गिवन स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट? ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है सो दैट वी कैन सेव गार्ड द प्राइवेसी ऑफ यूज़र ऑनलाइन, जिससे कि यूज़र की प्राइवेसी को हम ऑनलाइन प्रोटेक्ट कर सकें। सेकेंड, व्हाट इज़ द नीड टू सेव गार्ड यूज़र प्राइवेसी? यूज़र की प्राइवेसी को बचाने के लिए क्या ज़रूरत है? ऑनलाइन इज़ एन ओपन वर्ल्ड। ऑनलाइन क्या है? खुला संसार है। थस पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ ए यूज़र मस्ट नॉट बी अवेलेबल ओपनली। इसलिए किसी भी यूज़र की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ओपनली किसी को नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and it is needed to safeguard user privacy. Question 28. Explain 4 most important intellectual property rights. आपको 4 most important intellectual property rights explain करने हैं। The first is patents. ये क्या है? एक ऐसा intellectual property right है जो कि fixed time period के लिए होता है।
ये क्या करता है, इन्वेंटर को एक एक्सक्लूसिव राइट देता है जिससे कि वो दूसरों को मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग से अलग कर सकता है। सेकंड, कॉपीराइट्स। ये वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि क्रिएटर को, जिसने कि एक ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क तैयार किया है, एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसका जो भी कंटेंट है वो दूसरे पर्सन्स के द्वारा यूज़ किया जा सकता है या नहीं, कॉपी कर सकते हैं या नहीं। थर्ड, ट्रेडमार्क्स। ये वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि अपने अंदर रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिज़ाइन और एक्सप्रेशन रखता है जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फोर्थ, ट्रेड सीक्रेट्स। इसमें क्या होता है, सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कंपनी के द्वारा जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स बना सके और उसके ज़रिए वो कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज गेन कर सके। क्वेश्चन 29, पोजिंग एज समवन एल्स ऑनलाइन। अपने आप को दूसरे की तरह दिखाना ऑनलाइन। एंड यूजिंग हिज और हर पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसकी खुद की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसका इस्तेमाल करना। शॉपिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन शॉपिंग करना। और पोस्टिंग समथिंग, या कोई चीज़ पोस्ट करना, ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम है आजकल। वट आर सच टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स कलेक्टिवली कॉल्ड। ऐसे जो साइबर क्राइम्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड। एंड सेकेंड, वट मेजर्स कैन यू टेक टू स्टॉप दीज। इनको रोकने के लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मेजर्स का मतलब ही होता है आपका प्रिकॉशंस, जो आपको लेने चाहिए। सो द मेजर्स और प्रिकॉशंस दैट यू कैन टेक आर monitoring official body that ensures a sanctity of e-commerce company। एक मॉनिटरिंग ऑफिशियल बॉडी बनाना जो कि ये देख सके कि जो भी ई कॉमर्स कंपनी है वो रियल है या फेक है, और जो भी उन्होंने डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस किए हैं वो टाइम पर हो रहे हैं या नहीं। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म होना चाहिए हर एक ई कॉमर्स साइट के द्वारा, और एक पेमेंट गेटवेज होने चाहिए जिससे कि क्रूशियल इंफॉर्मेशन को स्टील होने से रोका जा सके। थर्ड, ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड सेफगार्ड्स जो हैं वो यूजर्स डाटा टू थर्ड पार्टी। तो यूजर डाटा अपनी कोई भी चीज़ अगर बेच रहे हैं थर्ड पार्टी को तो उसके ऊपर भी आपकी ऑफिशियल गाइडलाइंस और सेफगार्ड्स बने होने चाहिए। क्वेश्चन 30, राइट द पर्पस ऑफ नेम एंड हर्फ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टैग। ए टैग के अंदर आपका नेम और हर्फ एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, इनका पर्पस आपको बताना है। सो द नेम एट्रीब्यूट डूज व्हाट, डिफाइंस द नेम ऑफ ए सेक्शन और सेगमेंट। किसी भी सेक्शन या सेगमेंट का नेम बताता है उसी सेम डॉक्यूमेंट का। एंड द सिंटेक्स इज ए नेम इक्वल टू सेगमेंट 1 देन सेगमेंट 1 स्लैश ए। अगर हम हर्फ एट्रीब्यूट की बात करें तो ये क्या करता है, टारगेट लोकेशन पेज या सेगमेंट के यूआरएल को डिफाइन करता है, हमें यूआरएल बताता है। एंड द सिंटेक्स फॉर दिस इज लाइक दिस, ए हैव हैश सेगमेंट 1 लिंक टू सेगमेंट 1 ए, या इसकी जगह पे आप डायरेक्ट वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। क्वेश्चन 31, व्हाट इज DHTML। हियर यू हैव टू राइट द प्रॉपर definition of DHTML. So DHTML stands for your dynamic hypertext markup language, लेकिन वास्तव में ये ना तो कोई लैंग्वेज है ना ही कोई वेब स्टैंडर्ड है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम टेक्नोलॉजीज, कुछ टेक्नोलॉजीज को मिला के हम DHTML बनाते हैं, और वो टेक्नोलॉजीज हैं आपकी HTML, जावास्क्रिप्ट, डोम एंड CSS। तो जब ये चारों टेक्नोलॉजीज आपस में मिलती हैं देन दे फॉर्म DHTML। क्वेश्चन 32, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेल टू फंक्शन। मेल टू फंक्शन का पर्पस क्या है। तो मेल टू फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं ईमेल मैसेजेस भेजने के लिए, जो कि हम मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेज सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ईमेल एड्रेस टाइप करना है रेसिपिएंट का उसी सेम लिंक में, एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड इट विद अ कॉमा इन बिटवीन द टू एड्रेसेस। Question 33, write the HTML code to create a paragraph whose text color is red। टेक्स्ट कलर आपका रेड है और आपको पैराग्राफ क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप HTML हेड, टाइटल और बॉडी टैग मेंशन करेंगे। फिर उसके अंदर आपको पैराग्राफ क्रिएट करना है तो पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करिए।
और फिर उसके अंदर आपको टेक्स्ट कलर देना है रेड में, तो उसके लिए फॉन्ट, फिर एट्रीब्यूट यूज करिए कलर इक्वल्स टू रेड, देन राइट द टेक्स्ट ओवर हियर एंड देन क्लोज योर फॉन्ट टैग। क्वेश्चन 34, राइट द नेम्स ऑफ ट्रू एट्रीब्यूट्स ईच फॉर द फॉलोइंग टैग्स। ये जो आपको टैग्स दे रखे हैं इन सब के आपको क्या लिखने हैं, दो दो एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। सो द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉलोइंग आर, HR के अंदर साइज, विड्थ और नो शेड आता है। बॉडी टैग, बैकग्राउंड, BG कलर, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ए लिंक। इमेज टैग के अंदर SRC, ऑल्ट, अलाइन, हाइट एंड ब्रेथ। टेबल टैग, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, फ्रेम, रूल्स, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अलाइन और बैकग्राउंड। और ए टैग के अंदर नेम और हेड। क्वेश्चन 35, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैग और एन एट्रीब्यूट। आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा टैग है और कौन सा एट्रीब्यूट है। सो लिंक, अगर हम लिंक की बात करें तो लिंक आपका क्या है, एट्रीब्यूट। टेबल हमारा टैग है। अलाइनमेंट अगेन हमारा एक एट्रीब्यूट है। हेल्प इज ऑल्सो अ एट्रीब्यूट। BR टैग, बॉर्डर एट्रीब्यूट, इमेज टैग, ऑल्ट एट्रीब्यूट और SRC एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें जो टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। क्वेश्चन 36, What different types of style sheets can be created? कितने तरह की आप स्टाइल शीट्स बना सकते हैं। How are these different? ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो इनको एक्सप्लेन करने में ही आप समझ जाएंगे कि एक दूसरे से अलग कैसे हैं। So CSS offers you 3 types of style sheets, okay, and you can link them to the web page. So those style sheets are first inline. ये क्या होती हैं, ये स्टाइल शीट्स जो होती हैं, ये जो स्टाइल्स होते हैं ये डायरेक्ट HTML कोड के अंदर ही एम्बेड किए जाते हैं, यानी कि आपने HTML कोड लिखा और उसी के साथ साथ आपने इनलाइन स्टाइल्स लिख दिए। सेकेंड, इंटरनल आर प्लेस विद इन द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज। ये वेब पेज की हेडर इंफॉर्मेशन यानी कि हेड टैग के अंदर लिखे जाते हैं। एंड देन अफेक्ट ऑल करस्पॉन्डिंग टैग्स ऑन द पेज, और फिर ये बाकी सारे टैग्स को जो भी पेज में अवेलेबल होते हैं उन पे अफेक्ट डालते हैं। थर्ड, एक्सटर्नल, इसमें क्या होता है, हम लोग एक अलग सेपरेट डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को मेंशन करते हैं, रूल्स लिखते हैं और बाद में उस सेपरेट डॉक्यूमेंट का रेफरेंस हम लोग अपने हेडर के अंदर दे देते हैं। क्वेश्चन 37, हाउ वुड यू डिस्प्ले टेक्स्ट इन द टाइटल बार ऑफ ब्राउजर। ब्राउजर के टाइटल बार में अगर आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, हाउ यू विल डू इट, तो हम क्या करेंगे, टाइटल टैग का इस्तेमाल करेंगे हेड टैग के अंदर। क्वेश्चन 38, एक्सपैंड द टैग्स हेड एंड टाइटल। हेड और टाइटल को आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो हेड टैग अगर हम यूज करते हैं तो इट इज यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट हेडर, डॉक्यूमेंट के हेडर को डिफाइन करने के लिए काम में आता है और ये HTML टैग्स के अंदर लिखा जाता है। When we talk about the title tag, it contains the title of the document. डॉक्यूमेंट का टाइटल अपने अंदर रखता है जो कि ब्राउजर के टॉप में टाइटल बार के अंदर दिखाई देता है, बट नॉट इनसाइड द विंडो, लेकिन विंडो के अंदर नहीं। क्वेश्चन 39, व्हाट डू यू मीन बाय वी लिंक। वी लिंक से आप क्या समझते हैं, तो वी लिंक अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये विजिटेड लिंक के नाम से जाना जाता है और ये बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स में से ही एक एट्रीब्यूट है जो कि किसी भी लिंक के कलर को स्पेसिफाई करता है जब भी आप उसे या तो क्लिक करते हैं या विजिट करते हैं। क्वेश्चन 40, राइट द एक्सटेंशन ऑफ HTML कोड फाइल और डॉक्यूमेंट। किसी भी HTML फाइल या डॉक्यूमेंट का आपको क्या करना है, एक्सटेंशन बताना है। तो एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, .html या फिर .htm। क्वेश्चन 41, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट का होता है इज सिंपल एज द एंटायर डॉक्यूमेंट इज बाउंड बाय अ पेयर ऑफ HTML टैग। बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि सारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो HTML टैग्स के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। HTML टैग डूज व्हाट, आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट एज HTML डॉक्यूमेंट। अगर हम डॉक्यूमेंट के अंदर HTML लिख रहे हैं तो ये टैग डॉक्यूमेंट को मदद करता है ये पहचानने में कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट HTML का है। हेड टैग ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है डॉक्यूमेंट के बारे में।
चाहे वो उसका टाइटल हो, स्क्रिप्ट्स हो, स्टाइल डेफिनेशंस हो या डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस हो। तो ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट का हेडर बनाता है। टाइटल टैग, ये डॉक्यूमेंट का टाइटल अपने अंदर रखता है। बॉडी टैग, ये सारे टैग्स अपने अंदर रखता है, उनके एट्रीब्यूट्स रखता है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करानी होती है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज देयर इन योर बॉडी टैग। इट मेक्स द बॉडी ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द विंडोज। विंडोज के अंदर हमें जो बॉडी स्ट्रक्चर नजर आता है वो बॉडी टैग की वजह से ही होता है। क्वेश्चन 42, व्हाट आर नेस्टेड लिस्ट? नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, इनको आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। तो नेस्टेड लिस्ट या एक सब लिस्ट जो होती है वो लिस्ट के अंदर एक लिस्ट होती है। जैसे कि ये हमने यूएल लिया और इसके अंदर हमने मेंशन कर दिए लिस्ट आइटम्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स और मीट। अब फ्रूट्स के अंदर हमें डिफाइन करना था कि कौन कौन से फ्रूट्स, तो इसी के अंदर हमने अपना एक दूसरा यूएल बताया, यानी कि लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, ये पहली और ये दूसरी, और फिर हमने अपने सारे लिस्ट आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। क्वेश्चन 43, what is the significance of linking? Here you have to tell about the importance of linking, कि linking जो है वो किस लिए important होती है। So the importance is it makes the user able to go to any of the desired documents with just a click। ये यूजर को मदद करती है कि वो एक क्लिक की मदद से अपने चाहे हुए किसी भी डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच सकता है। सेकेंड, द वेब पेज राइटर्स डोंट हैव टू क्रिएट अ लार्ज डॉक्यूमेंट। जो वेब पेज राइटर्स होते हैं यानी कि जो वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लार्ज डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो बाकी इंफॉर्मेशन होती है वो हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी रख सकते हैं। थर्ड, इट हेल्प्स इन असेसिंग अ वेबसाइट ईजिली इन अ क्विक मैनर। ये हमें एक वेबसाइट को बहुत ही आसानी से और जल्दी से एक्सेस करने की परमिशन देता है। फोर्थ, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी मैनेज इजीली। और ये हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने की परमिशन देता है, फैसिलिटी देता है, जो कि हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 44, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टी हेड टैग। टी हेड टैग के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो टी हेड टैग क्या होता है, इट इज यूज टू डिफाइन अ सेट ऑफ हेडर रोज। हेडर रोज को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, और एक टेबल के अंदर एक ही टी हेड टैग का इस्तेमाल हो सकता है। T-head defines the table header section that have multiple rows in it। ये क्या करता है, किसी भी टेबल के हेडर सेक्शन को डिफाइन करता है जिसके अंदर मल्टीपल रोज हो सकती हैं। और जो एट्रीब्यूट्स हैं टी हेड टैग के वो हैं अलाइन, बीजी कलर और वी अलाइन। क्वेश्चन 45, मेंशन सम एडवांटेजेस ऑफ HTML। HTML के कुछ बेनिफिट्स आपको बताने हैं, एंड दे आर, फर्स्ट, इट इज़ ईजी टू यूज। इसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं। सेकेंड, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता है इसे यूज करने के लिए। थर्ड, ये अपने अंदर पावरफुल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज रखता है, यानी कि कमांड्स और टैग्स। फोर्थ, हाइपरलिंकिंग फैसिलिटी जो होती है ये विजिटर्स और यूजर्स को परमिशन देती है कि वो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हैं। लास्ट, फाइंडिंग एन एरर इज इजी, या इसमें एरर ढूंढना बहुत ही आसान होता है। बट यहाँ पे तो हमने एडवांटेजेस की बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स की। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स दैट वी कैन सी इन HTML। और ड्रॉबैक्स यानी कि हमारी लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो HTML की लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, एक तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सेकंड, किसी भी तरह का कैलकुलेशन हम HTML में नहीं कर सकते, एंड इट कैन नॉट बी यूज टू डिस्प्ले इवन सिस्टम डेट। यहाँ तक कि हम सिस्टम की डेट को भी इसमें डिस्प्ले नहीं करवा सकते। थर्ड, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे कि VB स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट, इनका इस्तेमाल हमें करना पड़ता है कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, वैलिडेशंस लगाने के लिए या इवेंट्स लगाने के लिए। फोर्थ, कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है अगर हम पेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट, सिंटेक्स एरर्स जो हैं वो आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते एंड इज डिस्प्लेड बाय द HTML, और HTML पे वो डिस्प्ले हो जाते हैं। क्वेश्चन 47, what measures should be followed to ensure that
यूज़र प्राइवेसी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज, वो कौन से मेजर्स या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि यूज़र की जो प्राइवेसी वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है. सो द फर्स्ट वन इज़ द मर्चेंट और द सेलर must clearly state about how the user data will be used in terms and conditions of its site. अगर हम कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उस वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस में मर्चेंट्स और सेलर्स को ये क्लियरली बताना चाहिए कि यूज़र अगर अपना डाटा दे रहा है तो यूज़र का डाटा जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा. Second, the merchant or the seller must ensure that the user has gone through the terms and conditions given on its sites prior to making any transaction. कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले मर्चेंट और सेलर को ये बात पक्की कर लेनी चाहिए कि जो यूज़र है उसने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि उन्होंने अपनी साइट पर दी हैं वो पढ़ ली है. थर्ड, द मर्चेंट मस्ट एश्योर द यूज़र अबाउट डाटा सेफ्टी. जो मर्चेंट है उसे यूज़र को ये पक्का करना चाहिए कि कौन सी डाटा सेफ्टी है बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर डाटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स. प्रॉपर डाटा सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई करके, जैसे कि वो HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकता है या दूसरे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि यूज़र्स का जो डाटा है वो हैकर से पूरी तरीके से सेफ रहे. फोर्थ, द यूज़र मस्ट गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेलर. ना केवल मर्चेंट और सेलर, हम यूजर्स की भी ये हैबिट होनी चाहिए कि हम उस वेबसाइट पे कुछ भी काम करने से पहले, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने से पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ लें और ये भी देख लें कि जो भी साइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो HTTPS प्रोटोकॉल या पैडलॉक का इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं. क्वेश्चन 48. What is secure data transmission? Secure data transmission क्या होता है? So when we are talking about secure data transmission, it means applying enough technical safeguards, इतने safeguards apply करना so that data travels safely to its target, जिससे कि डाटा जो है वो सेफ और सिक्योर तरीके से अपनी टारगेट तक पहुंच जाए और बीच में उसको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना होना पड़े और ना ही उसमें इवेस ड्रॉपिंग हो सके. Question 49. What techniques should be used to ensure secure data transmission? Secure data transmission करने के लिए कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल होना चाहिए? So the techniques that we will use, first one is your SSL secure data transmission, जहाँ पे हमें पता है कि SSL क्या होता है, Secure Socket Layer. ये क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है which establishes encrypted links between web server and browser, जो कि वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच में एक encrypted लिंक बना देता है किसी भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन के टाइम पर. It ensures that all data remains encrypted. ये पक्का करता है कि जितना भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच में वो encrypted फॉर्म में रहे and thus remains safe and secure, और इस तरीके से वो डाटा सेफ एंड सिक्योर रहता है. सेकेंड इज योर डाटा एनक्रिप्शन. इसका मतलब होता है ओरिजिनल डाटा को हाइड कर देना, उसके अंदर कुछ स्पेशल सिंबल्स या दूसरे लेटर्स को इंक्लूड करके. जब भी एनक्रिप्टेड डाटा इंटरनेट के ऊपर भेजा जाता है, इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर द हैकर्स टू स्टील दैट इंफॉर्मेशन. तो हैकर्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस इंफॉर्मेशन को वो चुरा सकें एंड इन दिस वे वी आर एबल टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द डाटा. Third, use safe protocols. Safe protocols should be used for your files such as your secure FTP, जिसे हम SFTP भी कहते हैं. इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. A person should also use some protocols like your SSH, जो कि हमें बहुत हद तक कुछ सेफ्टी शेल प्रोवाइड करता है. अगर हम इस तरह के प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं then we can say that we are providing safety to the data. So whatever data is being transferred on the internet. Question 50. Mention some acts that can be termed as plagiarism. ऐसे कुछ acts बताइए जिसे कि आप देखकर कह सकते हैं कि plagiarism हो रहा है. So the acts are using some other author's work without giving credit to author. Author को credit दिए बिना उस author का काम इस्तेमाल करना. Second, giving incorrect or incorrect source of information. Incorrect information देना या incorrect source of information बताना कि आपने कहाँ से information ली है.
थर्ड, यूजिंग समवन एल्स वर्क इन इनकरेक्ट फॉर्म, दूसरे के काम को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। दैट इंटेंडेड ओरिजिनली बाय ऑथर क्रिएटर और प्रोड्यूसर, जो भी किसी ऑथर क्रिएटर प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया गया है। फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नॉलेजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स इन ए कोलैबोरेटिव एफर्ट और वर्क, अगर आप कोई भी टीम वर्क किया कर रहे हैं या टीम एफर्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आप एक हिस्सा हैं और उसका हिस्सा होते हुए भी आप दूसरे पर्सन को उसका क्रेडिट नहीं देते, कहते नहीं कि हाँ हमने सबने मिलकर ये काम किया है, तो वहाँ पर भी आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं। एंड लास्ट इज मॉडिफाइंग लिफ्टिंग समवंस प्रोडक्शन और क्रिएशन, किसी और के काम को जैसे कि म्यूजिक कंपोजिशन या आर्ट वर्क को बदलना विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू द क्रिएटर ऑफ द वर्क, बिना उस पर्सन को क्रेडिट दिए कि आप बता ही नहीं रहे कि हाँ ये उस पर्सन का काम है और मैंने उसमें कुछ चेंजेस करके फिर ये काम बनाया है, तो आप वहाँ पे भी प्लेगरिज्म कर रहे हैं। सो दीज वर द लास्ट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो इस तरीके से हमने आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर लिए हैं, तो आप इन पे फोकस जरूर करिएगा। दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, तो इसको प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करिएगा। तो इफ़ यू रियली लाइक्ड टुडेज सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपने कमेंट्स आप लिखते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप शेयर करते रहिए। द पर्सन्स और स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड, वी विल कीप ऑन रिवाइजिंग योर सिलेबस टिल योर एग्जाम। और वो पर्सन्स जो कि हमारा चैनल वॉच कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, उन्हें बेनिफिट भी मिल रहा है, लेकिन अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग सेशंस। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।